नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो भाववाचक संज्ञा को लेकर है। इससे पहले संज्ञा जो 4 प्रकार की होती है वो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। वहाँ हमने पढ़ा था संज्ञा क्या होती है, संज्ञाओं को वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को वहाँ पर पढ़ के आ रहे थे। आज का जो हमारा है वो है भाववाचक संज्ञा को लेकर। भाववाचक संज्ञा के आज के वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार होता है और भाववाचक संज्ञा को लेकर आपके मन में जो भ्रम है उस भ्रम को समाप्त करने की यहाँ आज कोशिश की जाएगी। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देने से पहले मैं आपको अपने पहले ही वीडियो संज्ञा के पर लेकर चलूंगा। वहाँ पर मैंने संज्ञा का वर्गीकरण कराया था तत्व बोध के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, मूल भेद, इस तरीके से मैंने कई प्रकार से उसका वर्गीकरण कराया था। तो तत्वबोध के आधार पर समस्त संज्ञाओं को, इस संसार की समस्त संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक पदार्थ में और धर्म में। यहाँ जो धर्म है वो गुण के अर्थ में प्रयोग हुआ है। पदार्थ का मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है वो सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। और जिनको ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। जैसे गर्मी आप देख नहीं सकते, गर्मी को महसूस करते हैं, तो गर्मी शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा। उसी तरीके से लड़का जिसे आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, तो वो किधर आएगा, पदार्थवाचक में आएगा। या कुर्सी, मेज, सभी किस में आएंगे, पदार्थवाचक में आएंगे। अब इस पदार्थवाचक के हमने 4 भेद किए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम इस भेद को करेंगे कि धर्म और गुण के आधार पर जो संज्ञा का नाम है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो आज हमको इसी को पढ़ना है। तो अब इसकी हम परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा क्या है भाववाचक संज्ञा की, वो समझिए कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा या व्यापार का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति में अगर कोई भी गुण है तो उन गुणों का जो नाम रखा जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव है, मानव शब्द के अंदर या मानव जो संज्ञा है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या गुण पाया जाता है, मानवता पाई जाती है। तो मानवता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनको देख या छू नहीं सकते। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है, केवल क्या होते हैं, ये महसूस होती हैं। क्या होती हैं, महसूस होती हैं। ठीक है। अब जैसे मान के चलो आपको एकदम से मौसम आपका गर्म है, बाहर आपका मौसम भी गर्म है, आपने पंखा नहीं चलाया और कमरे में बैठे हो तो आपको क्या महसूस होगा, एकदम से गर्मी महसूस होने लगेगी। तो वो गर्मी शब्द क्या है, भाव का नाम है। इसी तरीके से यदि भावों को नाम नहीं दिया जाए या गुणों को नाम नहीं दिया जाएगा तो फिर समस्या बहुत विकट हो जाएगी। कैसे, कि आप कैसे बताओगे कि आपको गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि पंखा चलाओ या पंखा ना चलाओ, उससे कैसे महसूस होगा, आपको दूसरे को कैसे बताओगे कि आपको लग क्या रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। तो ये सभी चीज़ें बताने के लिए हमें इन भावों के नाम रखने पड़े, या किसी भी व्यक्ति या वस्तु से जो भी गुण प्राप्त होते हैं उन्हीं गुणों के जो नाम है वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बात समझ में आ रही है। अब ये समझिए, ये जो परिभाषा में मैंने 4-5 चीज़ें दी थी वो क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि किसी भी वस्तु का धर्म, ये जो धर्म है ये गुण के अर्थ में आता है। ठीक है। दूसरा मैंने बोला था अवस्था, और अवस्था को ही दशा भी कहते हैं। तीसरा मैंने बोला था व्यापार। ये जो व्यापार शब्द है ये कार्य से संबंधित है। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारा व्यापार क्या है। ठीक है। और चौथा मैं एक बना लेता हूं, वैसे चौथा तो भाव का उसी में आ जाता है, धर्म में ही आ जाता है, क्योंकि धर्म, गुण और भाव ये पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। धर्म कह लो, गुण कह लो या भाव कह लो, एक ही चीज है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन सभी के लिए कैसे यहाँ पर रखा गया है। वैसे तो परिभाषा के आधार पर आप ऐसे बस समझना है आपको कि जिसे हम केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वही क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे शक्ति है, शक्ति क्या होती है भाई, क्या शक्ति देखी है आपने, नहीं देखी। शक्ति किसी का नाम रख दो, आप उसे देख सकते हो कि शक्ति आ रही है, शक्ति जा रही है। तो वो किसी चीज का नाम रख दिया है तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा जो आपको महसूस होती है। जैसे क्या हुआ कि आपने एकदम से
बहुत सारे बादाम खा लिए, बहुत सारा दूध पी लिया और तुरंत आप क्या कहते हो कि अब मुझे थोड़ी बहुत ताकत महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है? ताकत या शक्ति महसूस हो रही है। तो जो महसूस होता है वही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए देख लेते हैं धर्म या गुण में। धर्म या गुण में देखिएगा, जैसे मानव का क्या धर्म है या मानव का क्या गुण है? मानवता। ठीक है, इसी तरीके से पशु का क्या गुण है? पशुता। तो बात समझ में आ रही है। और भी इसमें कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे दृष्टि है, बल है, ठीक, कार्य शब्द है, ठीक है, और देखते हैं कंजूसी लिख लो, कंजूसी भी है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या है? धर्म है। मनुष्य में क्या होना चाहिए? मानवता होनी चाहिए। पशु में क्या होना चाहिए? पशुता होनी चाहिए, यानी कि ये धर्म है या गुण है। दृष्टि, बल, कार्य, कंजूसी आदि ये सभी क्या है? धर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं अवस्था या दशा। ठीक है, जैसे कोई आपने बूढ़ा व्यक्ति देखा तो आपने क्या महसूस किया? उसके बुढ़ापे को। ठीक है, बुढ़ापा महसूस किया। बुढ़ापा के बाद में आप बच्चे को आपने देखा तो बच्चे में क्या होता है? बचपन। बच्चे का आपने क्या महसूस किया? बचपन। ठीक है, क्या महसूस किया? बचपन। या उसकी कौन सी आपने अवस्था देखी? बचपन देखा, बुढ़ापा देखा, जवानी देखी। वो सभी किस में आएंगे? अवस्था में आएंगे। ठीक है, जवानी। ठीक है, जवानी। अब अगर बचपन की बात करी जाए तो बच्चा से बचपन भी बनता है और बचपना भी बनता है। तो बचपना की बात आएगी तो वो गुण हो जाएगा कि बच्चे में बच्चे का क्या धर्म है? बचपना। ठीक है, वो तो बचपना यहाँ आएगा। वैसे इतना डिटेल में आपसे पूछता नहीं, बताओ इनमें से धर्म कौन सा है, इनमें से अवस्था कौन सी है। मैं ये अलग अलग आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो परिभाषा आपने पढ़ी है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के धर्म की, अवस्था की, व्यापार का या भाव का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भी इसमें कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, और क्या नाम है उसका, बीमारी है, ठीक है, आदि। जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं लिखाता चला जाऊंगा। अब देखिए, व्यापार मतलब कार्य। ठीक है, कोई भी आप जब क्रिया करते हो तो उन क्रियाओं के भी कुछ गुण होते हैं, उन क्रियाओं के भी कुछ गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों को क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं या कार्य कहते हैं। जैसे पढ़ रहे हो आप तो पढ़ना क्रिया से क्या बनेगा? पढ़ाई। ठीक है, इसी तरीके से लिखना से लिखाई और लिखावट। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी भाई साहब लिखावट अच्छी नहीं है, या लिखाई करी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से चढ़ना से चढ़ाई। ठीक है, जैसे दुश्मनों ने उस किले पर चढ़ाई कर दी। अब चलना जो क्रिया है, चलना से देखो एक तो चाल बनता है और एक बनता है चलन। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्रियाओं से हो जाएंगे। ठीक है, तो सजाना, अगर आप क्रिया की बात करो तो सजाना से क्या बन जाएगा? सजावट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सजावट आदि। अब भाव की बात करते हैं। देखिए, वैसे भाव, धर्म, गुण एक ही बात होती है, लेकिन मैंने अलग से यहाँ पर इसलिए लिखा है जो आप अच्छी तरीके में समझ सको कि ये वो भाव हैं जो स्वतः ही आपके हृदय में जागृत हो जाते हैं। ये रस से संबंधित वाले भाव की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं दुख लिख दूं, सुख, प्रेम, जुगुप्सा, क्रोध, ये सभी चीज क्या है? हमको महसूस होती हैं। तो इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ सभी चीजें लिख रखी हैं, बहुत सारी इसमें चीजें अभी भी बढ़ सकती हैं। जैसे मैं बात करूं कार्य, चाल देख लो, चाल भी किस में आएगी? इसी में आएगी। ठीक है, विकास भी इसी में आएगा। क्या हो गया? विकास। ठीक है, अंधेरा, मैं देखिए जोड़ता चला जाऊं तो बहुत सारे आ जाएंगे। अंधेरा है तो फिर क्या हो सकता है? यहाँ पर उजाला भी होगा। क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लालिमा, गरिमा, ये सभी शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। देने पर अगर आऊं तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे कि मैं कहूं अवस्था है, देखो इसमें कार्य में मारपीट, ठीक है, चोरी, डकैती, ये सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मैं लिखने पर अगर आऊं तो बहुत सारी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं डकैती लिख दिया, डकैती की जगह डकैती है, चोरी है, मारपीट है, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। विकास है, वृद्धि है, ये सभी क्या है? आपके
किसमें आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे उसने खेती की, क्या की, खेती, तो ये जो खेती शब्द है ये भी एक व्यापार का बोध करा रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो संभवतः आपको ये अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से या ऐसे याद रखना है कि जिसको हम केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं लिख रहा हूं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण क्यों होता है, कि हमने ये परिभाषा पढ़ी थी अभी। तो परिभाषा क्या थी कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के किसका बोध हो, गुणों का बोध हो। ठीक है, वो गुण कौन कौन से थे वो आपने देख ही लिए। तो गुणों का बोध हो तो सीधी सी बात है कि ये संज्ञा कैसी हो गई, आश्रित हो गई। कैसी हो गई, आश्रित हो गई। कैसे आश्रित हो गई, कि तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु से ही तो प्राप्त होगी। किससे होगी, किसी व्यक्ति से या वस्तु से ही प्राप्त होगी, इसलिए ये क्या हो गई, संज्ञा आश्रित हो गई, स्वतंत्र नहीं है। तो बात समझ में आ रही है। तो इनका निर्माण भी किन से होगा, अन्य शब्दों से होगा। तो देखते हैं किन किन से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो देखिए सबसे पहले मार्कर, हाँ जी, सबसे पहले संज्ञाओं से। किससे, संज्ञाओं से। अब संज्ञाओं में भी अगर मैं बात करूं तो संज्ञाएं आपने बताया था मैंने, उत्पत्ति के आधार पर या मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। तो देखिए दोनों प्रकार की संज्ञाओं से हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से भी हो जाएगा और क्या नाम है उसका, जातिवाचक। इन दोनों से ही भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाएगा। चलिए शब्द देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लिखा मानव, क्या है, मानव। अब मानव क्या है, संज्ञा, अरे व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक में देखिए, व्यक्तिवाचक जैसे शिव, मैंने क्या लिखा, शिव। शिव के बाद मैंने लिखा राम, इसके बाद में चलो राम लिख लिया तो रावण भी लिख लेते हैं। अब ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थात जब किसी एक का बोध हो या किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो या किसी वस्तु विशेष का नाम हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब इसमें देखिए कि व्यक्तिवाचक, अभी तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर ये महसूस होने लग जाए, ठीक है, तो हम क्या करा हमने, देखो शिवत्व, इसी तरीके से रामत्व, और रावण के साथ में हमने जोड़ दिया पन। तो अब ये क्या हो गए, आपके भाववाचक संज्ञा हो गए। क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा हो गए। शिवत्व, जैसे कहा जाए कि वो हमारा जो मित्र है वो शिव जी की सेवा में लग गया है और उसके अंदर शिवत्व के भाव जागृत हो गए हैं। तो शिवत्व क्या हो गया, शिव जी नहीं आए यहाँ, शिव जी का भाव हृदय में जागृत हुआ है, अर्थात उसे अंदर से शिव महसूस हो रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, शिवत्व। इसी तरीके से रामत्व, ठीक है, अगर आपको अच्छा पुरुष बनना है तो आपके अंदर रामत्व के गुण होने चाहिए, राम नहीं होने चाहिए, रामत्व के गुण होने चाहिए। उसी तरीके से रावणपन, जैसे कह देते हैं ना, भाई तू मुझे रावणपन मत दिखा, यानी कि दुष्टता। ठीक है, तो ये सभी क्या बन गए, तीनों भाववाचक संज्ञा बन गए। इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञाओं में देख लेते हैं। जैसे अभी मानव देखा था आपने, क्या देखा था, मानव। ठीक है, तो मानव शब्द जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे मानव हैं, लेकिन मानव में हम जैसे ही ता लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी तरीके से पशु में आपने देखा था, ठीक है, पशु, पशु शब्द में यदि मैं ता जोड़ दूं, ठीक है, या पशुत्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बस ज़्यादा उदाहरण नहीं, आपको थोड़े थोड़े उदाहरण देके चल रहा हूँ। बहुत सारे जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा, अधिकतर जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, प्रत्येक से नहीं बनती। चलिए देख लेते हैं। संज्ञा के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका सर्वनामों से। किससे, सर्वनामों से। सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम एक है आपका अपना, क्या है, अपना। ठीक है, अपना जो सर्वनाम है इससे क्या बनेगा वो देखिए, अपना से देखिए एक बनेगा आपका अपनापन। क्या, अपनापन। आपने किसी को अपना कहा तो अपनापन महसूस किया तभी तो। उसी तरीके से हमारे अंदर कैसे भाव होने चाहिए, अपनत्व के भाव।
ठीक है, अपनापन या अपनत्व के भाव होने चाहिए। इसी तरीके से देखते हैं, दूसरा है आपका निज। निज भी एक सर्वनाम है, निज से बनेगा आपका निजता, निजत्व। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे निजी हो जाएगा, निजी। निजी भाववाचक संज्ञा नहीं है, एक विशेषण है जो किसी भी शब्द की विशेषता बताता है। ये विशेषण है, ना कि संज्ञा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें विशेषण नहीं बनाने, हमें क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। इसी तरीके से बात करी जाए तो मम, मम माने होता है मेरा। मम से बनेगा आपका ममता या ममत्व। क्या बनेगा, मम से बनेगा ममता या ममत्व। इसी तरीके से अहम, अहम संस्कृत में जानते हो, अहम माने मैं, तो अहम से क्या बनता है, अहंकार। ठीक है, तो ये अहंकार क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो हमने दो तरीके से देखा, संज्ञाओं से बन जाते हैं, सर्वनामों से बन जाते हैं। उसी तरीके से देखते हैं तीसरे बार में विशेषणों से। विशेषण से देखिए, विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति को क्या कहा, अच्छा, आपने क्या बोला उसको, अच्छा बोला। तो अच्छा आपने उसको क्यों बोला, क्योंकि उसके अच्छा में क्या देखा आपने, अच्छाई देखी। तो अच्छा से क्या बनेगा आपका, अच्छाई। तो देखिए, सबसे पहली बात विशेषण क्या है, अच्छा है। अब अच्छे में हमने क्या जोड़ा, तो क्या बन गया, अच्छा से क्या बना, अच्छाई। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने एकदम से एक चाय आई। कैसी चाय आई, गर्म चाय आई। तो चाय कैसी थी, गर्म थी। तो गर्म क्या हो गया आपका विशेषण। चाय कैसी है, गर्म है। लेकिन गर्म से आपको भाव क्या प्राप्त होते हैं, गर्मी के या गर्माहट। क्या, गर्माहट। ठीक है, इसी तरीके से एक और है, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर समझिएगा। सुंदर, आपने क्या देखा, एक फूल देखा, वो कैसा है, सुंदर। तो आपने उसको सुंदर बोला क्यों, उसकी क्या महसूस करी आपने, सुंदरता। क्या महसूस करी, सुंदरता। अब देखिए, सुंदरता महसूस, सुंदरता भी होता है और सौंदर्य भी होता है। क्या होता है, सौंदर्य। अब यहां पर जो जानने वाली बात वो ये है कि आपने सुंदर से सुंदरता बनाया और सौंदर्य बनाया। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। और एक जैसे प्रत्ययों का प्रयोग एक शब्द पर नहीं किया जाता। वैसे एक शब्द पर एक से अधिक प्रत्यय लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक जैसे प्रत्यय नहीं लगाए जा सकते। एक जैसे मतलब जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। अब हम बहुत से लोग क्या कर देते हैं, हम एक गलती कर देते हैं कि हम ये लिख देते हैं कि हम उसकी सौंदर्यता पर मोहित हो गए। क्या हो गए, सौंदर्यता पर मोहित हो गए। क्या हो गए, मोहित। तो अब मोहित जब आप हुए हो, तो ये सौंदर्यता जो आपने शब्द लिखा है ये गलत है। या तो आप ताही लगा लो या फिर ये रा और या लगा लो। ठीक है, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। ये और ये होते हैं, सुंदरता होता है और सौंदर्य होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या देखा, एक खेत में गए और आपने क्या देखा, वहां पर आपने देखा हरी फसल। क्या देखी, हरी फसल। तो हरी फसल या हरा, हरा रंग से आपको क्या भाव मिलते हैं, हरियाली के। किसके, हरियाली। तो बात समझ में आ रही है। तो विशेषणों से भी हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा, क्रियाओं से, वो चौथा क्रियाओं से। क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया का एक वीडियो में बना चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर। अब क्रियाओं से बात चल रही है, तो क्रिया देखिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, पढ़ना। अब जैसे आप बहुत देर से पढ़ रहे थे तो आपको क्या महसूस होने लगा, पढ़ाई। क्या महसूस होने लगा, पढ़ाई। ठीक है, इसी तरीके से चढ़ना से या चलना से, चलना से चलन या चाल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मार्कर से बड़ा परेशान हो जाता हूं मैं। एक मार्कर से काम करने वाला व्यक्ति हूं, कोचिंग में पढ़ाता हूं तो मैं एक ही मार्कर से काम करता हूं। ये मुझ पे 3-3 4-4 मार्कर चलते नहीं है। चलिए, इनको सभी को खोल के ही रख ले रहा हूं। चलिए, चलना से चलन, पढ़ना से पढ़ाई। ठीक है, इसी तरीके से चढ़ना क्रिया से चढ़ाई। इसी तरीके से सजाना क्रिया से सजावट।
ठीक है, तो ये किससे हो गए? क्रियाओं से। देखिए मैं कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूं, मैं सभी नहीं दे सकता यहां पर, सभी तो कोई भी नहीं दे सकता। चलिए आखिरी चीज रहेगी, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन से? अव्ययों से। किससे? अव्ययों से। अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जिनका लिंग वचन काल कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता, वही क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। या सीधी सी बात है कि जिन शब्दों के लिंग वचन हम नहीं परिवर्तित कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं अव्यय। जैसे दूर शब्द है, क्या है? पहले मैं शब्द लिख ले रहा हूं, ठीक है, दूर। दूर के बाद निकट, ठीक, समीप, इसी तरीके से शाबाश। अब ये क्या है? ये सभी क्या है? अव्यय है। इनका ना लिंग है, ना ही वचन है, ना ही कारक है। आप कुछ नहीं बता सकते इनका। क्या बता सकते हो दूर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अब दूर से हमने क्या बनाया? दूरी। ठीक है, निकट से क्या बनाया? निकटता। ठीक है, समीप से क्या बनाया? सामीप्य। इसी तरीके से शाबाश से क्या बनाया? शाबाशी। शाबाश से बना आपका शाबाशी। ठीक है, इसी तरीके से दूर, दूरी, निकट, इसी तरीके से अव्ययों से या भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार होता है वो आप अच्छी तरीके से आपने इस वीडियो में देखा कि संज्ञाओं से होता है तो व्यक्तिवाचक से भी हो सकता है और जातिवाचक से भी हो सकता है, सर्वनामों से हो सकता है, विशेषणों से हो सकता है, क्रिया से हो सकता है और अव्ययों से हो सकता है। अब जो मेरा इसके लिए टॉपिक है वो समझिए। इसी में एक पॉइंट आपका और रह गया, वो और समझ लेते हैं। एक पॉइंट वो क्या है वो समझिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ जी, देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते। क्या नहीं बनते? भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते। बहुवचन का मतलब जो चीज एक से अधिक होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुवचन कह देते हैं। लेकिन जो चीज एक से कम है या एक ही है वो एक वचन है। तो बात समझ में आया? तो ये जो हम भाव महसूस करते हैं, जैसे आपको गर्मी लग रही है, तो ये गर्मी आप ये नहीं कह सकते कि एक गर्मी, दो गर्मी, तीन गर्मी, नहीं कह सकते ना। तो सीधी सी बात है कि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, इनके बहुवचन नहीं बनते। अब समझिए महत्वपूर्ण बात, बहुवचन बनते तो नहीं है, और यदि बना दिए जाएं तो फिर ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहते। ठीक है, क्या नहीं रहते? भाववाचक शब्द नहीं रहे या संज्ञा नहीं रहते। जैसे मैं कुछ लिख दे रहा हूं, जैसे शक्ति, ताकत, और क्या नाम है उसका, शक्ति, ताकत, अरे शब्द निकल नहीं रहा है। चलो पहले इन दोनों को देख लेते हैं उदाहरण। शक्ति, हाँ, गर्मी। अब देखो वैसे तो इनके बहुवचन नहीं बनते, लेकिन अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो देखो शक्ति का क्या बन जाएगा? शक्तियां। ठीक है, ताकत का क्या बन जाएगा? ताकतें। ठीक, गर्मी का क्या बन जाएगा? गर्मियां। अब देखिए ये तीनों को तो आप भाववाचक लगाओगे, ये केवल अभी तीन मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए मैंने तीन लिखवाया, वरना और बहुत सारे हो सकते हैं। किसी भी ज्यादातर जातिवाचक संज्ञाओं के यदि बहुवचन बना दोगे तो फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती। ये बता मैं किस लिए रहा हूं वो समझिएगा कि जैसे मान के चलो ये पेपर में आ गया कि शक्तियां, आपने ये पढ़ के आए हो कि शक्ति भाववाचक शब्द है और उसने दे दिया शक्तियां, बताओ ये कौन सी संज्ञा है? तो बहुत से लोग इसको भाववाचक लगाएंगे, भाववाचक नहीं है। अब समझिएगा कैसे। अब आपने दूध पिया या चाय पी या कुछ भी पिया, आपको क्या महसूस हुआ? एकदम से शक्ति महसूस हुई, लेकिन आपको शक्तियां महसूस नहीं होंगी। तो आप क्या कहते हो? जैसे इसके मैं दोनों के वाक्य प्रयोग करता हूं। जैसे कहा जाए कि हमारा जो बैल है उसमें बहुत शक्ति है। क्या है? बहुत शक्ति है। तो बहुत शक्ति का मतलब वो महसूस करने वाली बात है। वो अंदर से जब वो किसी भी चीज को बैल आपका खींचता है तो क्या महसूस होती है आपको? कि अरे भाई इसमें तो बहुत ज्यादा शक्ति है। तो वो शक्ति क्या है? महसूस होने वाली शक्ति है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी जो देवी हैं, हमारी जो देवी हैं जिनकी हम उपासना करते हैं, उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं, अब ये जो शक्तियां हैं ये महसूस करने वाली बात नहीं है। अब ये शक्तियों को आप गिन रहे हो। कैसे? सबसे पहली बात कि हम उनसे जो मांगते हैं वो देती हैं, उन पर उड़ने की शक्ति है, हमारे मन को पढ़ने की शक्ति है, हमें मनचाहा वरदान देने की शक्ति है, राक्षसों को मारने की शक्ति है, और एक शक्ति तो है ही जो महसूस करी जाती है, पावर। तो इन सभी शक्तियों को आपने क्या किया है? गिना है। तो इस शक्ति को हम फिर जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। और ये क्या है? सभी भाववाचक। ठीक है, ये तीनों क्या है? भाववाचक, और ये हैं जातिवाचक। इसी तरीके से ताकत।
अब ताकत क्या है, महसूस करी, ठीक है, मैंने दीवार को धक्का लगाया तब मुझे जाके महसूस हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारी ताकत है। तो ताकत समझ रहे हो क्या है, महसूस हो रही है। लेकिन अभी क्या कहा कि भारत के पास बहुत सारी क्या है, ताकतें हैं। अब ये जो ताकतें हैं ये महसूस नहीं हो रही है। कैसे, देखो जल शक्ति है भारत के पास, क्या है कि भाई साहब मिसाइलें हैं, ये क्या है, भारत की ताकतें हैं, ठीक है, मिसाइलें हैं, कई यान हैं, कई तरीके की तोपें हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं या बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हैं। तो ये क्या है, भारत की ताकतें हैं, ठीक है, क्या है, ताकतें हैं। तो ये जो ताकतें शब्द है अब ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ताकत क्या रहेगा, भाववाचक। उसी तरीके से कि भाई मुझे एक कमरे में बैठे बैठे बहुत गर्मी लग रही है, क्या लग रही है, गर्मी। तो गर्मी जब महसूस हो रही है तभी तो आप बोल रहे हो गर्मी लग रही है। तो गर्मी क्या है, महसूस हो रही है। लेकिन अगर गर्मियों की बात करी जाए या गर्मियाँ कहा जाए तो एक वाक्य में अगर प्रयोग करूँ कि गर्मियों की छुट्टी में हम नैनीताल घूमने जाएंगे, तो किसकी छुट्टियों में, गर्मियों में। तो असल में ये जो गर्मियां हैं इसको आप महसूस नहीं कर रहे, ये गर्मियां आप गिन रहे हो। गिन रहे हो का मतलब ये मौसम को गिन रहे हो, या कहा जाए कि गर्मियों का जो समय है उसको आप गिन रहे हो, दिन गिन रहे हो। आपसे कहा ना कि गर्मियां बहुत पड़ी, गर्मियां मतलब गर्मियों के दिन बहुत पड़े, ठीक है, तो आप दिन गिन रहे हो, ठीक है। अब मैं बात करूं मौसम। अब मौसम शब्द क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। गर्मी शब्द क्या है, वो भी भाववाचक शब्द है। तो मेरे संभवतः समझा पाने में मैं सफल रहा आपको भाववाचक संज्ञा क्या होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया है भाववाचक संज्ञा क्या होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है तो आप वो भी चीज़ लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो भी लिख सकते हो। तो सीधी सी बात है, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आपको ये जो जिस तरीके से मैंने भाववाचक संज्ञा पढ़ाया है आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब समझिए, मेरे एक विद्यार्थी कहते हैं कि सर जी हवा को भी हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा होगी कि नहीं होगी। हाँ जी, भाववाचक संज्ञा होगी कि नहीं होगी। तो ये हवा भाववाचक संज्ञा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती वो समझिए। हवा तो हमें तो छू सकती है भाई। अगर हवा महसूस नहीं हो, वो छू ही नहीं जाती तो आपके कपड़े नहीं सूखते। अब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, बहुत तेज हवा निकल के आ रही, क्या आ रही है हवा, उसने क्या किया, आपके बालों को उड़ाया, तो उसने क्या किया, आपको टच किया। तो हवा तो हमें छू सकती है, वो बात अलग है कि हम उसे नहीं छू सकते। तो जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो आपके पदार्थ में अर्थात उन चार भेद में चले जाते हैं। और जिन चीज़ों को ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, वो सभी शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। अगला एक वीडियो और मैं संज्ञा से बनाऊंगा जिसमें संज्ञा को लेकर जितने भी भ्रम हैं उन सभी को इकट्ठा करके आपसे मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और उससे अगले वीडियो में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।